हेलो दोस्तों, मैं जीके गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत शेरशाह सूरी के बारे में। इससे पहले जो है मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैं हुमायूं के बारे में पूरा बताया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है वह सूर्यवंश का संस्थापक रहता है। शेरशाह सूरी वह जो है 1540 ईस्वी में सूर्यवंश का स्थापना करता है जो 1555 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। लेकिन इसके बाद इसका बेटा आता है जो सूर्यवंश को आगे बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में देख लेते हैं। एक इतिहासकार जो है कानूनगो वो बोलते हैं कि इनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में हुआ है। लेकिन एक इतिहासकार जो है परमात्मा शरण वो बोलते हैं इसका जन्म जो है 1476 ईस्वी में हुआ है। इसके जन्म के बारे में थोड़ा विवादित है, इसलिए जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसके जन्म स्थान से क्वेश्चन आता है। इसका जन्म जो है पंजाब के होशियारपुर शहर में जो बजवार नामक स्थान था वहाँ पे हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। इसके पिता जो थे वो उनका नाम क्या था, हुसन खां था, जो सासाराम के जमींदार रहते हैं। ठीक है, हुसन खां के बारे में कहा जाता है कि वो 2 शादियाँ किया रहता है, जिनमें से पहली पत्नी से जो है एक बेटा होता है जिसका नाम शेरशाह सूरी रहता है, और जबकि दूसरी पत्नी और उनका जो बेटा रहता है उससे हुसन खां जो है काफ़ी प्रेम करते हैं, जिसके कारण जो है शेरशाह सूरी और हुसन खां के बीच जो है पिता और बेटे का रिलेशन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से जो है शेरशाह सूरी सासाराम से भागकर जौनपुर आ जाते हैं और वो अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जौनपुर में ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम लोग शेरशाह सूरी का जो है प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। जब शेरशाह सूरी जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं जौनपुर में, उसके बाद वो दक्षिण बिहार की तरफ आते हैं और वहाँ पे एक सूबेदार रहता है बहार खां लोहानी, उसके पास नौकरी करते हैं। ठीक है, शेर खां के बारे में कहा जाता है कि वो तलवार के एक ही वार से एक शेर को मार गिराते हैं, जिसकी बहादुरी से खुश होकर बहार खां लोहानी जो है इसे शेर खां की उपाधि देता है। ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। फिर जो बहार खां लोहानी रहता है वो अपना नाम बदल कर क्या कर लेता है, मसूद शाह कर लेता है, और इस नाम के साथ जो है वो दक्षिण बिहार का स्वयं को शासक घोषित कर लेता है। लेकिन जो है बहार खां लोहानी के कुछ जो वफादार जो रहते हैं, सूबेदार रहते हैं, वो बोलते हैं कि शेर खां को अपने राज्य से निकाल दिया जाए, क्योंकि शेर खां जो है काफ़ी चालाक, काफ़ी बुद्धिमान रहता है और वो काफ़ी शक्तिशाली भी रहता है। वो सोचते हैं कि कभी भी जो है शेर खां अपनी चतुराई से जो है बहार खां लोहानी को हटा कर वहाँ से पराजित कर कर जो है वो दक्षिण भारत का पूरा साम्राज्य को हड़प सकता है। जब यह बात जो है शेर खां को पता चलता है तो शेर खां जो है उसके दरबार से, बहार खां लोहानी के दरबार से भागकर मुगल बादशाह बाबर के पास चले जाते हैं सैनिक का काम करने। उस वक्त तक जो है बाबर भारत में आ चुका था और बाबर को जो है भारत पर बहुत सारे लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है, जिस वजह से बाबर जो है शेर खां को अपने पास सैनिक का काम करने के लिए रख लेता है। बाबर के साथ जो है मिलकर चंदेरी का युद्ध जो है शेर खां लड़ता है, जिसमें शेर खां जो है चंदेरी का युद्ध लड़ता है बाबर के साथ मिलकर, उसमें मात्र एक सैनिक के रूप में जो है वो युद्ध लड़ता है। ठीक है, जब चंदेरी का युद्ध हो जाता है उसके बाद जो है शेर खां एक वाक्य कहता है, एक बात बोलता है कि अगर भाग्य मेरा सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से निकाल दूंगा। इसका कहने का मतलब ये था कि अगर भाग्य मेरा साथ दिया और कोई अच्छा ऐसा मित्र मुझे मिला जो मुगलों के साथ मेरी लड़ाई में मेरा सहयोग करे और साथ दे, तो मैं मुगलों को बहुत ही आसानी से भारत से निकाल दूंगा। और इसी सोच के साथ जो है शेर खां जो है बाबर के पास से भागकर पुनः जो है बहार खां लोहानी के पास आ जाता है और बहार खां लोहानी पुनः जो है शेर खां को अपने पास नौकरी पे रख लेता है। वो जो है बहार खां लोहानी के एक पुत्र रहते हैं जलाल खां, जलाल खां का जो है संरक्षण का काम करते हैं। कुछ समय बाद जो है क्या होता है कि बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो शेर खां जो है बहार खां लोहानी की एक विधवा बेगम रहती है, दूदू बेगम जिनका नाम रहता है, उनसे विवाह कर लेता है और पूरा का पूरा दक्षिण बिहार का जो है सत्ता शासक वो बन जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद जो है 1530 ईस्वी में चुनार के किले का एक सूबेदार रहता है ताज खां, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके एक विधवा पत्नी रहती है लाड मलिका, उससे जो है शेर खां जो है शादी कर लेता है और पूरा जो है चुनार का किला पे अपना कब्जा कर लेता है। इस प्रकार से शेर खां जो है अपना विवाह करके जो है अपने साम्राज्य को पूरी तरह से विस्तृत करता है और बड़ा करता है, फैलाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं शेर खां के द्वारा जो है महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़ा गया है वो देख लेते हैं। पहला युद्ध है तुम्हारा
सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक है, सूरजगढ़ का युद्ध जो है 1534 ईस्वी में शेर खां और बंगाल के शासक जो रहता है मसूद खां उसके बीच में होता है, जिसमें जो है शेर खां जीत जाता है और बंगाल का शासक जो रहता है मसूद खां वो हार जाता है। अब जो है शेर खां के पास पूरा जो है बिहार दक्षिण बिहार का पूरा साम्राज्य, बंगाल का पूरा साम्राज्य और एक जो है चुनार का किला रहता है। इसके बाद जो है शेर खां एक और युद्ध लड़ता है जिसको चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है 1539 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है और यह युद्ध जो है बिहार के करमनाशा नदी के पास होता है, जिस युद्ध में जो है शेर खां जो है विजय रहता है और हुमायूं हार जाता है और बिहार से भागकर अपनी जान बचाकर जो है वो दिल्ली चला जाता है। इसके बाद जो है जब शेर खां यह युद्ध जीत जाता है तो चौसा के युद्ध के बाद जो है शेर खां जो है शेरशाह सूरी का उपाधि धारण करता है। अब शेर खां का नाम जो है शेरशाह सूरी हो जाता है। तो ये भी वीवीआई है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है शेर खां शेरशाह सूरी का उपाधि धारण करता है। तो कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है शेरशाह सूरी का जो है मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है। वो सोचता है कि मैं दोबारा से हुमायूं को पराजित कर सकता हूं और अब की बार जो है दिल्ली पे अपना सत्ता जमा सकता हूं। यही सोच के साथ जो है ये बेलग्राम नामक जगह पे 1540 ईस्वी में एक बार और शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी जो है वो विजय रहता है और हुमायूं जो है भाग जो है यहाँ से दिल्ली छोड़कर चला जाता है सिंध और पूरे दिल्ली पर जो है वो शेरशाह सूरी का जो है कब्जा हो जाता है और वो बादशाह बन जाता है। अब देखते हैं शेरशाह सूरी का बादशाह बनने के बाद की कहानी। जब जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं को जो भगाकर बेलग्राम का युद्ध जीत जाता है, तब जो है 1540 ईस्वी में वो सूर्यवंश का स्थापना करता है दिल्ली पे। ठीक है, उसके बाद जब बादशाह बन जाता है उसके बाद जो है 3 जो है महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है शेरशाह सूरी, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला युद्ध जो है वो है रायसून का युद्ध है। रायसीन का युद्ध ये वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, रायसीन का युद्ध 1543 ईस्वी में ये लड़ता है, राजा पूरनमल और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। जब जो है शेरशाह सूरी रायसीन का किला को चारों तरफ से घेर लेता है और राजा पूरनमल किले के अंदर रहते हैं, तो शेरशाह सूरी जो है एक संधि का बात रखता है पूरनमल के साथ। बोलता है कि आप जो है रायसीन का किला मुझे दे दें और मैं जो है इसके बाद आप पर जो है आक्रमण नहीं करूंगा, आप लोग को छोड़ दूंगा। तो राजा पूरनमल इसकी बात जो है वो मान लेते हैं और रायसीन का किला शेरशाह सूरी को दे देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो है शेरशाह सूरी पूरनमल पर आक्रमण कर देता है, जिससे जो है पूरनमल के कितने बहुत सारे जो सैनिक रहते हैं वो मारे जाते हैं और बहुत सारे घायल हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला युद्ध जो है मारवाड़ का युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, 1544 ईस्वी में राजा मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी को पता था कि मारवाड़ पर जो है वो आसानी से कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है राजपूतों का राज चलता है। तो इस वजह से जो है वह एक तरकीब निकालता है, एक पत्र लिखता है और पत्र में जो है वो राजा मालदेव के जो वफादार सूबेदार और कुछ वफादार सैनिक रहते हैं उनका नाम लिखा रहता है और उनको धन्यवाद करते हुए लिखता है कि अगर मेरे और राजा मालदेव के बीच में युद्ध हुआ तो आप लोग मेरे सहायता देंगे, उसके लिए धन्यवाद। और यह पत्र जो है लिख कर जो है शेरशाह सूरी जो है राजा मालदेव के शिविर के पास फेंकवा देता है। जब राजा मालदेव वह पत्र को देखते हैं तो उन्हें जो है अपने सूबेदार और अपने सैनिकों पर शक होता है और वो जो है युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन उन राजा मालदेव के जो 2 सूबेदार रहते हैं जैता और कुंभा, वो पीछे हटने से मना कर देते हैं और मात्र जो है 10,000 का सैनिक को लेकर जो है वो शेरशाह सूरी का विशाल सैनिक के साथ जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ ही समय बाद जो है शेरशाह सूरी का आधा से ज़्यादा सैनिक को जो है वो पीछे खदेड़ देते हैं। अब शेरशाह सूरी को लगता है कि वह युद्ध हार जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि जैता और कुंभा जो है वो मारे गए हैं। तब शेरशाह सूरी जो है चैन की सांस लेता है और राजपूतों का जो है इस वीरता से प्रसन्न होकर एक वाक्य बोलता है शेरशाह सूरी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहियत खो देता। ये जो है यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था कि एक मारवाड़ जो है वो काफ़ी छोटा सा प्रदेश था, उसको जीतने के चक्कर में अगर युद्ध जो है कुछ देर और होता और जैता और कुंभा के पास कुछ और सैनिक रहते तो वो जो है बहुत आसानी से पराजित हो जाता, और पराजित होने के बाद जो है हिंदुस्तान का जो बादशाह था वो भी वो खो बैठता। उसके बाद जो है एक और युद्ध लड़ता है, ये जो कलिंजर का युद्ध होता है 1545 ईस्वी में। यह युद्ध जो है राजा कीरत सिंह और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी का लाइफ का जो है अंतिम युद्ध बनकर रह जाता है, क्योंकि जब शेरशाह सूरी जो है कलिंजर का जो है किला को जीतने के लिए आता है, वो चारों तरफ से किला को घेर लेता है, तो और राजा कीरत सिंह जो है किला के अंदर रहते हैं। तब जो है शेरशाह सूरी कलिंजर का जो है किला का जो दरवाज़ा रहता है उसको तोड़ने के लिए एक उक्का, ठीक है, एक उक्का नामक यंत्र चलाता है। वह यंत्र जो है शेरशाह सूरी के हाथ में ही फट जाता है, जिससे शेरशाह सूरी जो है बुरी तरह घायल हो जाता है और कुछ समय बाद जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो यही जो है 1545 ईस्वी में कलिंजर का युद्ध हुआ था और 1545 ईस्वी में यहीं पर जो है शेरशाह सूरी मर जाता है। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ये जो कार्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। सो आप लोग इसे ध्यान से देखें। पहला है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की जो मरम्मत है वो शेरशाह सूरी करवाता है। ठीक है, अगर भारत की जो है पुरानी सड़कों की बात किया जाए तो उसमें ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम जो है शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाक प्रथा। ठीक है, डाक प्रथा का जो है प्रचलन वो शेरशाह सूरी करवाता है, ताकि वो जो अपने जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें जो है वो चिट्ठी भेजकर उनका जो है संदेश पहुंचा सके। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी जो है एक भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और शान की डंडी का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी के अच्छे कामों में से एक काम ये भी रहता है कि काबुलियत और पट्टा प्रथा का शुरुआत करता है। ठीक है, पट्टा प्रथा क्या रहता है, जो जमींदार रहते हैं वो किसान को जो है वो अपने ज़मीन देते हैं, और जो ज़मीन देते हैं खेती करने के लिए तो उसका एक विवरण जो है एक सरकारी दस्तावेज के रूप में लिखित रूप से रखा रहता है, उसे पट्टा कहते हैं। और काबुलियत क्या कहते हैं कि जब जमींदार जो है वो किसान को कोई ज़मीन देते हैं उस पर खेती करने के लिए, तो उससे जो कर जो वसूलते हैं, जो पैसे के रूप में वसूलते हैं, उसका भी एक दस्तावेज सरकारी रूप में लिख के रखा रहता था, उसे जो है काबुलियत कहा जाता था। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी जो है एक और काम करता है, पाटलिपुत्र का जो नाम जो है पुनः बदल कर पटना कर देता है, वो 1541 ईस्वी में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी जो है वो चांदी का एक रुपया चलाता है। जो रुपया को अगर चलाने वाला कोई शासक है तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ही रुपया को चलाता है, जो आज भी भारत में चल रहा है, और कई सारे देश आज भी रुपया को अपना लिए हैं और वहाँ भी चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है शेरशाह सूरी जो है एक किला जो है रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना, ठीक है, किला ए कोहना कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी करवाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, इसके बाद जो है शेरशाह सूरी का जो है बेटा किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से दिल्ली का सत्ता संभालता है और सूर्यवंश को आगे ले जाता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।